Hello everyone, I'm Tejal Saranki and I'm an intern volunteer at Forensic Fusion. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फोरेंसिक साइंस। तो ये एक ऐसा फील्ड है जो साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक्स को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ करती है ताकि हम करेक्ट एविडेंस कलेक्ट करके जस्टिस तक पहुंचाए। तो हम इस प्रेजेंटेशन में फोरेंसिक साइंस का डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट, स्कोप और एथिक्स एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फोरेंसिक साइंस का मतलब समझते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो लॉ के साथ जुड़ी होती है और इसका यूज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में होता है। जब किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है, फोरेंसिक साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड्स जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को यूज करते हैं ताकि वो एविडेंस को एनालाइज कर सके और कंक्लूजन्स तक पहुंच सके। तो इसका मेन पर्पस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करना ताकि जो भी एविडेंस मिले वो ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली एनालाइज हो सके ताकि जस्टिस मिले। फोरेंसिक साइंस का रोल बहुत क्रूशल होता है, जैसे क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंस कलेक्ट करना, डीएनए सैंपल्स का एनालाइज करना, फिंगरप्रिंट्स मैच करना एक्सेट्रा। So let's talk about the history of forensic science and its development. Before we move into the main topic, I might not be able to pronounce certain names properly or perfectly, but I really appreciate your understanding. So moving forward with the topic, जब हम लोग फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं या हिस्ट्री देखते हैं तो हमें समझता है कि ये फील्ड कैसे इवॉल्व हुई है। ये एंशिएंट इजिप्ट में पहली बार ऑटोप्सीज और डेथ इन्वेस्टिगेशंस की प्रैक्टिस शुरू हुई थी, जो फोरेंसिक साइंस की फाउंडेशन थी। उसके बाद चाइना में 12th सेंचुरी में फिंगरप्रिंट्स को क्राइम सॉल्विंग में यूज करना स्टार्ट किया गया था। फिर 17th सेंचुरी में जियोवनी मारिया लांसिस ने फोरेंसिक मेडिसिन में ऑटोप्सी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद मार्सेलो मैल्फी ने फिंगरप्रिंट्स को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया, जो बाद में फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट टूल बना। फिर 19th सेंचुरी में फोरेंसिक साइंस ने काफ़ी लीप्स लिए, लाइक विलियम्स हर्शल ने फिंगरप्रिंट को इंडिया में ऑफिशियल प्रोसेस बनाया और अल्फोंस बर्टलॉन ने एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम डेवलप किया जिसमें बॉडी मेजरमेंट्स यूज होता है लाइक क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस टाइम पीरियड में फोरेंसिक साइंस में बहुत एडवांसमेंट्स हुई। फिर 20th सेंचुरी में डीएनए प्रोफाइलिंग का इंट्रोडक्शन फोरेंसिक साइंस में एक टर्निंग पॉइंट था। सर एलेक्स जेफरीज के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड्स के बाद फोरेंसिक साइंस को एक नया डायरेक्शन मिला, जिसमें डीएनए एविडेंस से केस सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो गया। फिर आजकल फोरेंसिक साइंस में डिजिटल फोरेंसिक साइकोलॉजी, एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स और ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशंस जैसे टूल्स यूज होता है जो कि क्राइम सॉल्विंग को और एफिशिएंट बनाते हैं। सो नेक्स्ट, स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो अगर हम लोग फोरेंसिक साइंस की स्कोप के बारे में बात करें तो ये बहुत काफ़ी वास्ट है, क्योंकि इस पे बहुत सारी सब फील्ड्स है। लाइक फॉर एग्जांपल फोरेंसिक बायोलॉजी, इसमें डीएनए एनालिसिस, सेरोलॉजी, ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स का एनालिसिस, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स के स्टडी से टाइम ऑफ डेथ पता लगाना, फोरेंसिक केमिस्ट्री, इसमें ड्रग एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजी जिसमें पॉइजन का एनालिसिस होता है, फिर ट्रेस एविडेंस एनालिसिस होता है जिसमें केमिकल्स और माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स का स्टडी किया जाता है, फिर फोरेंसिक पैथोलॉजी जहाँ पे ऑटोप्सी की जाती है ताकि कॉज ऑफ डेथ पता लग सके, फोरेंसिक साइकोलॉजी जिसमें क्रिमिनल बिहेवियर को समझने के लिए यूज़ होता है और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाता है, फिर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी जिसमें ह्यूमन रिमेन्स की एनालिसिस किया जाता है या फिर करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है,
फिर डिजिटल फोरेंसिक, यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और डिजिटल डेटा का एनालिसिस किया जाता है। फोरेंसिक साइंस का स्कोप हर तरह के क्राइम्स जैसे वायलेंट क्राइम्स, फ्रॉड, साइबर क्राइम्स और टेररिज्म लाइक सभी में होता है। फिर लाइक सभी जगह पे है। फिर इसके अलावा डेथ इन्वेस्टिगेशंस और लाइक क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में भी फोरेंसिक साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स फोरेंसिक साइंस में काफ़ी ज़रूरी है लाइक क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी फोरेंसिक रिजल्ट्स को क्रेडिबल बनाती है। ऑब्जेक्टिविटी फोरेंसिक साइंटिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स में बायस नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए सच्चाई को सामने लाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, फोरेंसिक साइंटिस्ट को अपने फाइंडिंग्स को सीक्रेट रखना पड़ता है ताकि केस की इन्वेस्टिगेशन पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। अगर हम लोग इंटीग्रिटी की बात करें तो एविडेंस को हैंडल करते वक्त उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना और प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अकाउंटेबिलिटी, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को अपनी फाइंडिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, स्पेशली जब उनको रिजल्ट लीगल डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। फिर प्रोफेशनलिज्म, हर फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपने फील्ड के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए। चैलेंजेस भी होते हैं जैसे प्रेशर फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट या अटॉर्नीज, जो कभी फोरेंसिक साइंटिस्ट पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लाइक फोरेंसिक प्रोफेशनल्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग और ओवरसाइट की ज़रूरत होती रहती है। सो इन कंक्लूजन, फोरेंसिक साइंस एक बहुत ही डायनेमिक और इवॉल्विंग फील्ड है। इसका हिस्ट्री काफ़ी पुराना है, लेकिन 20th सेंचुरी में इसका रैपिड डेवलपमेंट देखा गया है, स्पेशली दी डीएनए टेस्टिंग और डिजिटल फोरेंसिक के इंट्रोडक्शन के बाद। फोरेंसिक साइंस का स्कोप इतना वाइड हो गया कि अब हर टाइप के क्राइम में इसकी मदद ली जाती है। फोरेंसिक साइंटिस्ट के एथिक्स उनकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करता है ताकि जो रिजल्ट्स वो देते हैं वो इम्पार्शियल और साइंटिफिकली वैलिड हो। ये साइंस ना सिर्फ क्राइम सॉल्व करने में मदद करता है बल्कि जस्टिस तक पहुंचने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इस सेशन में बस इतना ही, और लाइक अगर कोई भी डाउट्स हो या फिर कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Forensic Fusion. Thank you.